नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल दीपक शर्मा कॉन्सेप्ट में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं कटता। इसके करने से मेरे जितने वीडियो आएंगे वो सब वीडियो आप सबसे पहले आसानी से देख पाओगे। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। आज 17 सितंबर 2018 को रेलवे ग्रुप डी का पहला एग्जाम हुआ है और उस पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने आपको नहीं करवाया है। और दोस्तों मैं फ्यूचर के लिए भी आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका कोई भी एग्जाम होता है तो मैं आपका इंडिया जीके, साइंस, करंट अफेयर, हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर में एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा। और जिन बच्चों ने रेगुलरिटी से हमारी सभी वीडियोस देखी हैं और अच्छे से सब कुछ याद किया है उनका तो सिलेक्शन पक्का है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया है। अगर दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि मैंने कुछ मेहनत करवाई है तो आप मुझसे जुड़े, नहीं तो बेशक रहने दे। अब कईयों के दिमाग में एक बात और आई होगी कि मैथ और रीजनिंग भी है। दोस्तों जो आपके अभी एग्जाम हो रहे हैं उनमें मैथ और रीजनिंग बहुत ही सिंपल पूछी जा रही है। रीजनिंग को तो सब कर देंगे, अब बात रही मैथ की। दोस्तों मैथ को बस आप संभाल लीजिए। अगर दोस्तों आपका मैथ अच्छा है तो मैं गारंटी दे सकता हूं बिल्कुल ठोक कर कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइंस की और ये इसका पार्ट नंबर 4 है। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखिएगा, धावक के गोल चक्कर के चारों ओर दौड़ने पर वो अंदर की ओर झुकता है, यह किस कारण संभव है। दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अभिकेंद्रीय बल के बारे में। दोस्तों जब कोई भी वस्तु किसी वर्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर लगने वाला बल वर्त के अंदर की ओर कार्य करता है और इसी को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। अब ये अभिकेंद्रीय बल क्या होता है और ये कैसे काम करता है उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और इससे ही संबंधित मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। अभी एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, सबसे पहले तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि धावक के गोल चक्कर के चारों ओर दौड़ने पर वो अंदर की ओर झुकता है, यह किस कारण संभव है। तो यह संभव होगा अभिकेंद्रीय बल। दोस्तों कोई भी वस्तु हुई अगर वो किसी गोल चक्कर के चारों ओर दौड़ती है तो सिंपल है वो अंदर की ओर झुकेगी और ऐसा किसके कारण होता है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। अब दोस्तों आप लोग मेले में बहुत बार गए होंगे और मेले में आप लोगों ने देखा होगा मौत का कुआं, और मौत के कुएं में जो चलने वाली मोटरसाइकिल होती है वो भी अंदर की ओर कार्य करती है। मेनली ये दो एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं कि धावक के गोल चक्कर के चारों ओर दौड़ने पर वो अंदर की ओर क्यों झुकता है, तो रीजन क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है तो वो किसके कारण होती है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य रूप से परमाणु कितने मूल कणों से मिलकर बना है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 20वीं शताब्दी में यह सिद्ध कर दिया गया था कि परमाणु जो है वो विभाज्य है। अब ये परमाणु विभाज्य कैसे है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि मुख्य रूप से परमाणु कितने मूल कणों से मिलकर बना है, तो ये मूल कण हो जाएंगे 3। अब ये 3 कण कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो परमाणु में 3 मूल कण होते हैं इसी की वजह से बोला गया है कि परमाणु विभाज्य है। अब ये 3 कण कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले यहां पर नाम आएगा इलेक्ट्रॉन। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या है, एक मूल कण है और ये मूल कण किसका होगा, परमाणु का। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में आपसे यहां पर एक बात और पूछ सकता हूं, क्या पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो इनका नाम क्या होगा, जे थॉमसन। दूसरा यहां पर कण आएगा प्रोटॉन। अब ये जो प्रोटॉन है इनकी खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। अब दोस्तों कई जगह आप लोगों ने गोल्डस्टीन का भी नाम पढ़ा होगा, मगर यहाँ पर डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस के ऊपर कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है। तो ऑप्शंस में आपको चाहे तो मिलेगा रदरफोर्ड या फिर मिलेगा गोल्डस्टीन, मगर मेनली जो माना गया है प्रोटॉन का खोजकर्ता वो कौन है, रदरफोर्ड। अब तीसरा जो कण है वो कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं परमाणु के 3 मूल कणों के बारे में। अब ये 3 मूल कण कौन कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपसे यहां पर ऐसे करके भी प्रश्न दे सकता है कि निम्न में से कौन सा एक परमाणु का कण नहीं है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको 3 तो मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चौथा जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक।
तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कोशिका भित्ति होती है इसको आप एक नाम और दे सकते हो और ये नाम क्या होगा, सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है या फिर कोशिका भित्ति है ये मुख्य रूप से बनी होती है सेलुलोज की। अभी हम यहाँ पर सभी बातें करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में कि कोशिका भित्ति कैसे काम करती है, ये किसकी बनी होती है और इसका उद्देश्य क्या है। तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और अभी मैं आपको बता दूं यहां पर कि कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है कोशिका को निश्चित आकार व आकृति देना। तो मानव शरीर में, जंतुओं में, पशुओं में या फिर पेड़ पौधों में जो कोशिकाएं होती हैं उनको निश्चित आकार कौन देता है या फिर उनकी आकृति कौन तय करता है। तो कौन तय करेगा, कोशिका भित्ति। और ये बनी होती है सेलुलोज की। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। तो ये पाई जाती है बस एक चीज में, और ये क्या होगी, पादप कोशिका। या फिर आप बोल सकते हो कि कोशिका भित्ति जो है वो पेड़ पौधों में पाई जाती है। तो यहां पर जो आपका आंसर बनेगा कि कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, पादप कोशिका। और अभी मैं आपको बता दूं जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती, बल्कि ये बनी होती है पेप्टिडोग्लिकैन की। तो ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका निर्माण पेप्टिडोग्लिकैन के द्वारा होता है, तो कौन सी होगी, जीवाणु की कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अगर दोस्तों कल को कोशिका भित्ति के ऊपर कोई भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो इनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, सितार किसका रूपांतरण करता है। सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऊर्जा रूपांतरित उपकरण के बारे में। अब ये ऊर्जा रूपांतरित उपकरण कौन कौन से होते हैं देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर नाम आएगा डायनेमो का। ये जो डायनेमो है ये भी ऊर्जा का रूपांतरण करता है। और ये ऊर्जा कौन सी हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर डायनेमो को आप बोल सकते हो जनरेटर। तो जनरेटर या फिर डायनेमो ये किसका रूपांतरण करता है, तो रूपांतरण करेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब उसके बाद यहां पर नाम आएगा मोमबत्ती का। मोमबत्ती भी एक उपकरण है, यह रूपांतरण करती है रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश व ऊष्मा में। अब दोस्तों आप जरा गैस कीजिए कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसके अंदर जो ऊर्जा आएगी वो ऊर्जा कैसी होगी, रासायनिक ऊर्जा। अब दोस्तों यहाँ पर हम जितने भी उपकरण के बारे में बात करने वाले हैं वो उपकरण कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले वो हमसे कुछ न कुछ लेंगे और लेने के बाद वो हमको कुछ न कुछ देंगे। अब देखिएगा, अब ये जो डायनेमो है इसके अंदर हम क्या डालते हैं, पेट्रोल या फिर डीजल। और चलने के बाद उसके अंदर मैकेनिकल पावर या फिर यांत्रिक ऊर्जा बनती है। और यांत्रिक ऊर्जा बनने के बाद वो हमें क्या देता है, विद्युत ऊर्जा। अब देखिए दूसरा यहाँ पर कौन है, मोमबत्ती। अब ये जो मोमबत्ती है इसको जलाने के बाद इसके अंदर ऑटोमेटिकली रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद ये हमें क्या देती है, प्रकाश। और प्रकाश के साथ साथ ये हमें ऊष्मा भी देती है। तीसरा उपकरण यहाँ पर हो जाएगा लाउड स्पीकर। अब दोस्तों आप यहाँ पर ये बताइए, कोई नेता है और वो नेता भाषण दे रहा है, अगर बाई चांस हम लाउड स्पीकर को बंद कर देते हैं तो लाउड स्पीकर के बंद करने के बाद उसकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर विद्युत ऊर्जा नहीं गई। और जब उसके अंदर विद्युत ऊर्जा जाएगी तभी वो हमें क्या देगा, ध्वनि ऊर्जा। तो लाउड स्पीकर जो हो किसका रूपांतरण करता है, तो रूपांतरण करेगा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में। इसके बाद अगला उपकरण यहाँ पर हो जाएगा सोलर सेल, या फिर आप इसको बोल सकते हो सौर सेल। अब ये जो सोलर सेल है ये हमसे क्या लेती है, रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा के बदले ये हमें क्या देगी, विद्युत ऊर्जा। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि छतों के ऊपर हम सोलर सेल लगाते हैं और ये सूर्य से क्या लेती है, रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा लेने के बाद ये हमें क्या देती है, विद्युत ऊर्जा। तो सोलर सेल जो है वो किसका रूपांतरण करेगी, तो रूपांतरण ये करेगी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। और अगला जो यहाँ पर उपकरण होगा कौन सा हो जाएगा, विद्युत मोटर। अब दोस्तों आप यहाँ पर ये बताइए, हमारे हर घर में विद्युत मोटर मिल जाएगी। अब ये विद्युत मोटर जो है इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमें पानी चाहिए। तो विद्युत मोटर चलाने के लिए हमें सबसे पहले विद्युत मोटर को क्या देना पड़ेगा, विद्युत ऊर्जा। और जब विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा जाएगी तो इसमें क्या बनेगा, यांत्रिक ऊर्जा। तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और इसके बाद अंतिम उपकरण यहाँ पर हो जाएगा सितार। अब ये जो सितार है किसका रूपांतरण करता है, यही आपसे पूछा गया है। और इसका आंसर जो है ये मैं नहीं बताऊंगा बल्कि आप बताओगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सितार जो है वो किसका रूपांतरण करता है, इसका मैं वेट करूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बात है 1869 की। 1869 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था D.I. मेंडलीफ, और सबसे पहले जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था, D.I. मेंडलीफ के द्वारा। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है। इससे पहले तो आप यहाँ पर जान लीजिए, बात है 1913 ईस्वी की। 1913 ईस्वी में मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत दिया गया था। तो यहाँ पर आपके सामने दो वैज्ञानिक हैं। अब ये दो वैज्ञानिक कौन कौन से होंगे, मोसले और D.I. मेंडलीफ। D.I. मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का सिद्धांत दिया गया था, और ये कब दिया गया था, 1869 में। मगर जो आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत दिया गया कब दिया गया था, 1913 में, और ये दिया गया था मोसले के द्वारा। और अभी हम यहाँ पर ये जानेंगे कि D.I. मेंडलीफ और मोसले की आवर्त सारणी में क्या अंतर है। देखिएगा, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे, मगर जो मोसले के द्वारा आवर्त सारणी दी गई उसमें इसका उल्टा कर दिया। और ये उल्टा कैसे हुआ, इसमें 9 तो बन गए आवर्त और 7 बन गए वर्ग। तो यहाँ पर दोनों बातों में जो अंतर है वो आपको अच्छी तरह से बताना चाहिए कि जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल या फिर आवर्त सारणी है उसमें 9 तो वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, परंतु जो मोसले की आवर्त सारणी है उसमें 9 आवर्त होंगे और 7 वर्ग होंगे। अब यहाँ पर कुछ बातें और हैं जिनके ऊपर एग्जाम में पूछा जाता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका प्रथम सदस्य जो होता है वो होता है क्षार धातु और अंतिम सदस्य होता है अक्रिय गैस। मगर इस आवर्त सारणी में एक अपवाद भी है, और ये अपवाद क्या होगा, हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है ये पहले आवर्त का पहला सदस्य है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर ऑल ओवर देखा जाए तो आवर्त का प्रथम सदस्य कौन होता है, क्षार धातु, और अंतिम सदस्य कौन सा होता है, अक्रिय गैस। मगर यहाँ पर अपवाद बनाया गया किसको, हाइड्रोजन को, क्योंकि आवर्त सारणी का जो पहला आवर्त है उसका पहला सदस्य कौन है, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है। अब इस क्वेश्चन में कई सारे बच्चे पजल हो जाते हैं कि राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है, इनका नाम कौन सा है, या फिर कौन कौन से राइबोसोम के खोजकर्ता हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर सभी बातें बताऊंगा राइबोसोम के बारे में। उससे पहले आप जान लीजिए, बात है 1953 ईस्वी की। 1953 ईस्वी में सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ने राइबोसोम को देखा था, और राइबोसोम को इनके द्वारा पहली बार कहां पर देखा गया, पादप कोशिका में। अब यहाँ पर दो वैज्ञानिक और हैं जिनका संबंध है राइबोसोम से। अब ये दो वैज्ञानिक कौन कौन से होंगे, उससे पहले आप जान लीजिए 1953 के ठीक 2 साल के बाद 1955 ईस्वी में G.E. पेलाडे के द्वारा दोबारा से राइबोसोम को देखा गया था, और राइबोसोम को इन्होंने कहां पर देखा, जंतु कोशिका में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है, और आपके सामने यहाँ पर 3 नाम हैं। अब ये 3 नाम जो हो कैसे हैं और कैसे आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है, तो इनके अनुसार जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, रॉबिन्सन और ब्राउन। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो राइबोसोम को देखा गया था वो किनके द्वारा देखा गया था, रॉबिन्सन और ब्राउन ने। मगर सेकंड टाइम जो देखा गया किनके द्वारा देखा गया, G.E. पेलाडे के द्वारा। अगर बाई चांस आपसे ये पूछ लिया जाए कि जंतु कोशिका में पहली बार राइबोसोम को किसने देखा, तो आपका आंसर क्या होगा, G.E. पेलाडे। या फिर आपसे ये पूछ ले कि पादप कोशिका में राइबोसोम को पहली बार किसने देखा, तो किसने देखा, रॉबिन्सन और ब्राउन ने। अब दोस्तों इन तीनों ने पहली बार राइबोसोम को तो देख लिया, मगर इनको ये नहीं पता चला कि राइबोसोम है। अब ये इनको कैसे पता नहीं चला, और दुनिया को ये कैसे पता चला, ये पता चला था 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में राइबोसोम के बारे में कैसे पता चला, सबसे पहले रॉबर्ट के द्वारा राइबोसोम का नामकरण किया गया था। तो यहाँ पर आपके सामने 3 बातें आई हैं। अभी ये 3 बातें कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट के द्वारा, और इन्होंने इसका नामकरण कब किया, 1958 में। मगर पहली बार जो राइबोसोम को देखा गया था किसके द्वारा देखा गया था, रॉबिन्सन और ब्राउन ने, और इन्होंने इसको कहां पर देखा, पादप कोशिका में। और दूसरी बार राइबोसोम को किसने देखा, G.E. पेलाडे ने, और ये कब देखा, 1955 ईस्वी में। अब दोस्तों अभी हम यहाँ पर ये जानेंगे कि राइबोसोम होता क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो राइबोसोम है ये 2 तत्वों से मिलकर बना है, और ये 2 तत्व कौन कौन से होंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो आपसे यहाँ पर ऐसे भी करके प्रश्न दे सकता है कि राइबोसोम किसका मिश्रण
मिश्रण है या फिर ये किन दो तत्वों से मिलकर बना है। तो ये दो तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। और अभी मैं आपको यहाँ पर यह बताने वाला हूं कि इसका कार्य क्या है, ये क्या काम करती है। देखिएगा, अब ये जो राइबोसोम है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करती है और इसी वजह से हम यहाँ पर एक बात बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, राइबोसोम में। और इसी वजह से इसको एक नाम और दिया गया है और ये नाम क्या दिया गया है, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है राइबोसोम को। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको अजीब सा लगा होगा, मगर जब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा तो आपको ये लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल था। देखिएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी जो दर होती है उसको क्या कहेंगे, शक्ति। अब दोस्तों, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि दो व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो 4 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो काम कितने दिन में होगा, 2 दिन में। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी जो कार्य करने की दर थी उसको बढ़ा दिया गया। मतलब क्या हुआ कि वहां की जो शक्ति थी उसको बढ़ा दिया गया। पहले वहां पर 2 व्यक्ति थे मगर अब वहां पर कितने व्यक्ति हो गए, 4, और इसी वजह से कार्य इतना जल्दी हो गया। अब कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो शक्ति का एसआई मात्रक यहाँ पर हो जाएगा वाट है। और ये जो वाट है इसका नाम रखा गया किसके नाम पर, एक वैज्ञानिक है और इन वैज्ञानिक का नाम क्या होगा, जेम्स वाट है। तो आपसे यहाँ पर ऐसे भी करके प्रश्न दे सकता है कि वो कौन से वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पर शक्ति के एसआई मात्रक का नाम रखा गया है, तो इन वैज्ञानिक का नाम क्या होगा, जेम्स वाट है। अब कई बार 2-3 प्रश्न और पूछे गए हैं और ये पूछे गए हैं वाट, किलोवाट और मेगावाट के ऊपर है। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे किलोवाट के ऊपर कि किलोवाट जो होता है वो क्या होता है। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। तो कई बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ किलोवाट के बारे में, तो 1 किलोवाट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1000 वाट के। अब यहां पर एक बात और बन सकती है कि अगर 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर है तो 1 मेगावाट किसके बराबर होगा, तो 1 मेगावाट बराबर हो जाएगा 10 की पावर 6 वाट के बराबर। अब दोस्तों, टाइपिंग प्रॉब्लम होने की वजह से, इसी वजह से मैंने यहां पर लिखा है कि 1 मेगावाट जो होती है किसके बराबर होती है, 10 की पावर 6 वाट के। अब ऐसा नहीं कि शक्ति का जो मात्रक होता है वो किलोवाट ही है, एक मात्रक और है शक्ति का, और ये मात्रक कौन सा होगा, अश्व शक्ति, या फिर आप बोल सकते हो हॉर्स पावर। अब लगभग जो शक्ति को मापा जाता है किससे मापा जाता है, हॉर्स पावर या फिर अश्व शक्ति में। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि अश्व शक्ति होता क्या है या फिर ये किसके बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट की। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा लगभग 746 वाट के। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल क्या है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अम्ल क्या होता है, इसका मतलब क्या बनता है। यहाँ पर अम्ल वो यौगिक पदार्थ हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापक के रूप में होता है, या फिर आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि अम्ल वो पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो आपकी यहाँ पर 2 परिभाषा बनती है अम्ल के बारे में। अब ये 2 परिभाषा कौन कौन सी होंगी, पहली तो यहाँ पर ये हो जाएगी कि अम्ल वो यौगिक पदार्थ हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापक के रूप में रहता है, या फिर आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि अम्ल वो पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। अब बेसिकली दोस्तों, आप लोग एक बात तो जानते ही होगी कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। और एक प्रश्न कई बार और आ चुका है कि जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वो नीले लिटमस को कैसा कर देता है। तो अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। और अभी हम यहाँ पर मुख्य रूप से 3 अम्ल या फिर 3 एसिड के बारे में बात करेंगे। और जो पहला एसिड होगा वो कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl। अब दोस्तों, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर HCl है, ये खाना पचाने में सहायक होता है। तो खाना पचाने में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये अम्ल कौन सा होगा, HCl अम्ल। दूसरा जो अम्ल है वो कौन सा होगा, नाइट्रिक एसिड है। अब सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए जो अम्ल का प्रयोग किया जाता है या फिर जो पानी होता है वो कौन सा होता है, नाइट्रिक एसिड है। और तीसरा जो अम्ल यहाँ पर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑक्जेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए। तो वो कौन सा अम्ल है जिसके द्वारा कपड़ों से जंग के धब्बे हटाए जाते हैं, तो ये अम्ल कौन सा होगा,
ऑक्जेलिक अम्ल। अब कई सारे अम्ल और बाकी हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, मगर अभी नहीं, अगले वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों आप जान लीजिए, बात है 1886 ईस्वी की। 1886 ईस्वी में अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, मगर जब इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की तो इनको ये नहीं पता था कि इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिएगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका नामकरण किया गया था बेंडा के द्वारा। तो यहाँ पर आपके सामने दो वैज्ञानिक हैं। अब ये दो वैज्ञानिक कौन कौन से होंगे, अल्टमैन और बेंडा। अल्टमैन के द्वारा सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी और बेंडा ने इसका नामकरण किया था। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, तो कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। या फिर इसके बारे में आप एक बात और बोल सकते हो कि कोशिका का जो श्वसन स्थल होता है वो कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपके सामने यहाँ पर दो बातें हैं। अब ये दो बातें कौन कौन सी होंगी, कोशिका का शक्ति केंद्र और कोशिका का श्वसन स्थल, और ये कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और अभी हम यहाँ पर ये जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र क्यों कहा जाता है। देखिएगा, जो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है, और इन ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण होने के बाद हमारे शरीर को काफी ऊर्जा मिलती है। और ये जो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है तो ये कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों ये था आज का साइंस का टॉपिक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जितना हो सके इसको शेयर करना। इसके करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग के लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।